ये किताब मेरे हाथ में है, राहुल गांधी पे किताब है। और राहुल गांधी जो है अपनी एक अनवरत यात्रा पे हैं। एक हम राहुल गांधी का संशोधित परिष्कृत संस्करण देख रहे हैं। 3 शब्दों के अलावा आपको दूसरी कोई चीज़, दूसरा कोई दूसरी शब्दों की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हर कदम पर ये सरकार जो निर्णय लेती है, जो फैसले करती है, पूरी किताब में 752 पेज की किताब में आप देखेंगे तो उसके तीन ही मैं कहूँगा आधार होंगे। चूँकि राहुल गांधी इस वक्त हिंदुस्तान की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, इसलिए उनकी हर घटना का जो कोई भी एक्ट वो करेंगे, मान लीजिए वो, मैं कहता हूँ कि दिल्ली से निकल के वो कन्नौज जाते हैं, तो ये बताया जाएगा कि दरअसल वो कन्नौज नहीं गए, ठीक है, ये बताया जाएगा कि वो लखनऊ गए। और वो अगर किसी ऐसे थाईलैंड भी कहा जा सकता है, थाईलैंड भी कहा जा सकता है 2 दिन रुक गए कहीं, दो दिन कहीं रुक गए, कि मैं बेंगलोर में एक कंपनी है और जिसके बहुत सारे नाम हैं, वो जो मैसेज भेजती है व्हाट्सएप पर, तो उसी को प्रमाणिक मान लिया। इसमें मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे न्यूज़ रूम की चूँकि आपने बात की, क्योंकि मैं भी न्यूज़ रूम से ही निकला हूँ। बाहर की दुनिया में एक परसेप्शन है, क्योंकि मैं किताब पे भी आऊँगा, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि बाहर की दुनिया में एक परसेप्शन है कि वहाँ जितने पत्रकार बैठे हुए हैं सब या तो आरएसएस के समर्थक हैं, बीजेपी के, या सब सांप्रदायिक हैं या इस्लामोफोबिक हैं, या सब बेईमान, और एक शब्द घूमता है दलाल और गोदी। हमें लगता था कि जॉर्ज ऑरवेल जो ये बातें कह रहे हैं पता नहीं कब कहाँ होंगी, लेकिन आप देखिए कि न्यूज़ रूम में दिल्ली में ये सब घट रहा है। और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि पत्रकार साथियों का जो समर्थन मिलना चाहिए था, वो समर्थन की जगह चुप्पी है, और वो इसको लोकतंत्र मानते हैं। उर्दू के हिंदुस्तान पाकिस्तान के मशहूर शायर, ख़ासतौर पे नौजवानों में बहुत लोकप्रिय हैं, जॉन एलिया, वो अपनी एक नज़्म रम्ज़ में कहते हैं कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन मुजदा व इशरत व अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। नमस्कार, मैं मयंक हूँ, और ये जो किताबें जो ज़िंदगी में आराम नहीं लेने देती, वो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होता है, कई बार किताबें लिखने से भी हो जाता है। हमारे साथ दयाशंकर मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ टीवी पत्रकार हैं, अब टीवी पत्रकार फिलहाल नहीं है, क्योंकि दयाशंकर जी ने एक किताब लिखी, बल्कि यूं कहूं किताब लिखने की ज़रूरत की एक ऐसे वक्त में जब दरअसल सच बोलने वालों का सांस लेना भी ज़रूरत है। ये किताब मेरे हाथ में है, राहुल गांधी पे किताब है। और राहुल गांधी जो है अपनी एक अनवरत यात्रा पे हैं। एक हम राहुल गांधी का संशोधित परिष्कृत संस्करण देख रहे हैं। किताब पे 3 शब्द लिखे हैं, और सबसे पहले जो मुझे स्ट्राइक जिस चीज़ ने किया था वो यही 3 शब्द थे राहुल गांधी के नीचे: सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। और अगर हम मैं दयाशंकर जी से ही सीधे पूछ लेता हूँ, अगर हम इस सरकार के पिछले 1 दशक को परिभाषित करें, ये 3 शब्द जो है वो सफाइस कर देते हैं उसको। हाँ, मुझे लगता है कि 3 शब्दों के अलावा आपको दूसरी कोई चीज़, दूसरा कोई दूसरी शब्दों की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हर कदम पर ये सरकार जो निर्णय लेती है, जो फैसले करती है, पूरी किताब में 752 पेज की किताब में आप देखेंगे तो उसके तीन ही मैं कहूँगा आधार होंगे। वो फैसला किसी न किसी रूप में सांप्रदायिकता से जुड़ा होगा, वो किसी न किसी का दुष्प्रचार होगा। चूँकि राहुल गांधी इस वक्त हिंदुस्तान की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, इसलिए उनकी हर घटना का जो कोई भी एक्ट वो करेंगे, मान लीजिए वो, मैं कहता हूँ कि दिल्ली से निकल के वो कन्नौज जाते हैं, तो ये बताया जाएगा कि दरअसल वो कन्नौज नहीं गए, ठीक है, ये बताया जाएगा कि वो लखनऊ गए। और वो अगर किसी ऐसे थाईलैंड भी कहा जा सकता है, थाईलैंड भी कहा जा सकता है 2 दिन रुक गए कहीं, 2 दिन कहीं रुक गए। तो एक तो हर फैसला सांप्रदायिक है, हर फैसला उनका, हर जो भी एक्ट है, जो भी उनकी गतिविधि है, वो उसका दुष्प्रचार होगा। तीसरा, हम इस सरकार के को अगर विवेचना करने जाएंगे तो आप देखेंगे इस किताब में है कि कैसे तानाशाही रवैया है सरकार का, कैसे नोटबंदी से सिलसिला शुरू होता है, फिर आप देखें कि हर छोटे मोटे फैसले कैसे आप पर थोप दिए जाते हैं। तो लोकतांत्रिक और तानाशाही सरकार में फ़र्क क्या है, लोकशाही सरकार में फ़र्क क्या है? लोकतांत्रिक सरकारें समावेशी होती हैं, वो कोई निर्णय करने से पहले आपसे बात करती हैं, वो अपने मन की बात नहीं आपको बता देती हैं कि मयंक भाई ये मेरे मन की बात है, अब ये आपको करना है। तो हम विस्तार से जब इस किताब पर काम करने बैठे तो हमने देखा कि एक लोकतांत्रिक देश को कैसे धीरे धीरे
उसको दूसरे रास्ते पर डाला जा रहा है। ये किताब राहुल गांधी पर मैं कहूँगा कि दूसरी किताब है। पहली किताब राहुल गांधी पर अंग्रेज़ी की एक पत्रकार हैं आरती रामचंद्रन जी, उन्होंने ये किताब लिखी, हिंदू के लिए वो काम करती हैं और बहुत अच्छी किताब है। लेकिन वो किताब 2011 पर ख़त्म हो जाती है। दरअसल ये कहानी 2011 के बाद और ये शुरू हो रही कहानी है। 2011 के बाद शुरू होती है। जी। वो किताब मूलतः अंग्रेज़ी में थी। तो मैंने इस किताब पर जब काम करने के बारे में सोचा तो मैंने बहुत सारे प्रकाशकों से किताबें मंगवाने की कोशिश की कि राहुल गांधी पर कुछ है क्या। तो बार बार मुझे वो किताब भी बड़ी मुश्किल से मिली। तो मुझे लगा कि नहीं, राहुल गांधी पर एक प्रामाणिक और उनके विचारों को सामने रखने वाली किताब की ज़रूरत है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आप ये देखेंगे कि आदमी कह क्या रहा है और लोक में क्या गया है। तो लोक में इसलिए गया क्योंकि सरकार ने एक मशीन ईजाद की जिसको मैं कहता हूँ झूठ डालो और सच्चाई का टैग लगा दो। डालो झूठ और बाहर लगा दो टैग, और उस मशीन का नाम हुआ मीडिया। तो पर आप तो खुद हिस्सा थे उस मीडिया मैं खुद हिस्सा था उस मीडिया का, इसलिए मैंने कई और भी पहले बातचीत में कहा कि किताब न्यूज़ रूम का प्रायश्चित है, क्योंकि कई बार मैं उसका हिस्सा था। मैं कहना चाहता था या मैंने प्रतिवाद किया कि नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा है, राहुल गांधी ये करते हुए नहीं देखे गए। लेकिन पता चलता है कि जो मैसेज बेंगलोर में एक, हम सब जानते हैं कि बेंगलोर में एक कंपनी है और जिसके बहुत सारे नाम हैं, वो जो मैसेज भेजती है व्हाट्सएप पर, तो उसी को प्रमाणिक मान लिया जाता है। इसमें मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे न्यूज़ रूम की चूँकि आपने बात की, क्योंकि मैं भी न्यूज़ रूम से ही निकला हूँ। बाहर की दुनिया में एक परसेप्शन है, क्योंकि मैं किताब पे भी आऊँगा, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि बाहर की दुनिया में एक परसेप्शन है कि वहाँ जितने पत्रकार बैठे हुए हैं सब या तो आरएसएस के समर्थक हैं, बीजेपी के, या सब सांप्रदायिक हैं या इस्लामोफोबिक हैं, या सब बेईमान, और वो जो एक शब्द घूमता है दलाल और गोदी, सब के सब वैसे हैं। ये क्या वजह है कि बहुत सारे पत्रकार, क्योंकि मुझे लगता है वैसे नहीं है ज़्यादातर लोग, क्यों चुप है? क्या समस्या है और नौकरी क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या क्या लगता है? बहुत अच्छी बात आपने कही, यह बहुत प्रासंगिक बात है। हम सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमको एक बार आज़ादी मिल गई तो अब आज़ादी को कुछ करना नहीं है, केवल 15 अगस्त पर आज़ादी को याद करना है, 26 जनवरी को याद करना है। और जब कभी आप पर व्यक्तिगत कोई जुल्म हो तो आप कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ। लेकिन आज़ादी एक कोई स्थायी चीज़ नहीं है। आज़ादी निरंतर एक प्रक्रिया है, वो लगातार एक प्रक्रिया है और उससे बनती है चीज़ें। जैसे आप एक जंगल बनाते हैं ना, तो जंगल में प्रकृति होती है, पर्यावरण होता है। तो आप एक जंगल आपको दिया, लेकिन आप रोज़ रोज़ लकड़ी आप काट रहे हैं, तो आपका ध्यान किस पर है? कटाई पर है। एक दिन हम देखते हैं अखबार में कि जंगल तबाह हो गया, जंगल कट गया, पहाड़ तबाह हो गए, तो हमें लगता है कैसे हो गया? तो वो जो एक एक दिन रोज एक एक पेड़ काटा जा रहा है ना, उस पर हमारा नागरिक समाज चुप रहता है। क्यों चुप रहता है? ईएमआई है। क्यों चुप रहता है? क्योंकि उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है। क्यों चुप रहता है? क्योंकि उसको लगता है कौन इस संकट में पड़े। मेरे पास भी ये तीनों समस्याएं थी। आप मेरे पास अभी मेरे घर पर बहुत जायज़ मानवीय समस्या, जायज़ मानवीय समस्याएं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब गांधी ने इस देश में आज़ादी का बिगुल फूंका तो इस देश में क्या स्थिति रही होगी उस वक्त तो खाने का भरोसा नहीं होता था ज़्यादातर घरों में कि क्या होगा। लेकिन लोगों ने उसकी कीमत चुकाई। आज़ादी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और कीमत चुका के हमें आज़ादी मिली है। अगर इन्हीं सवालों को, जिन सवालों पर ज़्यादातर पत्रकार चुप हैं, ये चुप रहने की सुविधा जो है वो तो हम जानते हैं। चुप रहने की सुविधा जो हमारे साथी जेल में है, माफ़ कीजिएगा इस वक्त, जी, उमर खालिद, ये सुविधा तो उमर खालिद के पास भी थी कि चुप रहो। लेकिन उमर खालिद जब बोलते हैं तो सत्ता परेशान होती है। प्रवीर पुरकायस भी अब तो वो भी जेल में है, वो भी जेल में। क्या कहा जाए? अगर आप देखें कि ये लोग क्या हैं, ये खतरा उठा रहे हैं। तो जो लोग, ये तो केवल 2 नाम अभी हम बातचीत में कर रहे हैं, लेकिन हम इसी सरकार में देखते हैं कि एक
एक बुजुर्ग व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। स्वामी और हाँ। वरवर राव हाँ, बरबर। और उन लोगों को एक स्ट्रॉ मांगते हैं वो पानी पीने के लिए। बहुत सारे मैं कहूँगा कि बिना पढ़े आलोचना करने वाले लोगों ने शब्द पर आपत्ति जताई है, तानाशाही पर। मैं कहता हूँ एक बीमार बुजुर्ग व्यक्ति को सांस लेने में समस्या के लिए वो एक छोटी सी चीज़ स्ट्रॉ जो व्यवस्था नहीं दे सकती है सरकार, वो कैसी मानवीय सरकार है। तो आप देखें कि ये किताब केवल राहुल गांधी की किताब नहीं है, ये 10 साल का आपके अमृत काल का पूरे विश्व का ब्यौरा है। जो अमृत काल में अमृत के नाम पर कैसे कैसे गलियों में कूचों में कैसे हमारी पूरी व्यवस्था में ये 3 चीज़ें आई हैं। अगर मैं इनका आवाज़ उठाएंगे तो मैं इनके खिलाफ दुष्प्रचार होगा। अगर मैं कोई फैसला लूँगा, सरकार कोई फैसला लेगी, तो उसमें ज़रूर कोई सांप्रदायिकता होगी और तानाशाही तो निश्चित रूप से है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कहा जाता है कि आप ऐसे फैसले ना लें जिसको लागू ना किया जा सके। ये किताब देखिए, कोई भी किसी भी किताब का प्रोसेस जो है वो सालों साल दिमाग में चलता है और फिर वो आती है, पर एक कोई थ्रेशोल्ड होता है, एक कोई ट्रिगर पॉइंट होता है जहां आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये किताब लिखनी है या किताब लिखी जानी चाहिए। आपके साथ कब हुआ, कब आपको लगा एग्जैक्टली वो मोमेंट क्या था कि नहीं, राहुल गांधी पे किताब लिखनी ही होगी मुझे? इसको ऐसे समझें कि मैं एक, जैसे हम सब पत्रकार हैं, तो मुझे जब मैं छोटा था तो तब से मुझे पत्र संपादक के नाम लिखने की एक आदत थी। तो उसके लिए मैं अखबार को पढ़ता था। तब मेरा जर्नलिज्म से कोई वास्ता नहीं था, किताबें पढ़ता था और शुरू से गांधी को मैंने पढ़ा और गांधी, अम्बेडकर, नेहरू सब में मेरी आस्था रही। लेकिन गांधी की जो एक आदत थी कि वो डायरी मेंटेन करते थे, डायरी रखते थे और नियमित रूप से लेखन के, उनका हम पूरा देखें तो पूरा गांधी वाङ्मय रोज का, हर दिन का लेखन है। तो वहाँ से 2011 के आसपास जितनी तेज़ी से घटनाएं घट रही थी, उस वक्त मैं राजस्थान में था, तो दिल्ली में ये सब घट रहा था, तो मेरे मन में आया कि इन सब चीज़ों को ज़रा ऐसे नोट्स बनाते जाएं कि क्या क्या चल रहा है। क्योंकि उस वक्त शायद जो कुछ यहाँ तिरंगे की छाया में और देशभक्ति के नारों की आड़ में जो कुछ रचा जा रहा था, तो उसमें बहुत कम लोगों के मन में संदेह है। श्रीनगर जाके झंडा फहराना, ये सब कुछ शुरू हो चुका था उस समय। तो उस वक्त आप याद करेंगे कि संभवतः पी साईनाथ अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन पर सवाल उठाए थे। लेकिन वो ऐसा एक दौर रचा गया था जिसमें इस पूरा जो इंडिया अगेंस्ट अन्ना हजारे का जो पूरा आंदोलन है वो कैसे शुरू होता है, किताब में विस्तार से बातचीत है। तो हर कोई उसके प्रभाव में था, हर किसी को लग रहा था कि क्या घट रहा है। कुछ हद तक मैं भी उसके प्रभाव में था, मैं भी देख रहा था कि हम सब थे, क्योंकि लोग सड़कों पे थे और लोग सड़कों पर थे। लेकिन जब वो धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन हो जाता है, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो हम देखते हैं कि सारे लाभ जो ये सारे लोग थे कितने लाभान्वित। रामदेव से लेके प्रक्रिया है पूरी, रामदेव पिछले 10 सालों में क्या कर रहे हैं और कैसे उस आंदोलन में एक तरफ देशभक्ति का रंग डाला गया, कैसे उस आंदोलन में एक तरफ भ्रष्टाचार को एक बड़ी महिमा मंडित किया गया। आपको याद होगा हमारे विनोद राय जो सीजीआई थे, उनके 000 और जब वो सीएजी थे और जब उन्होंने माफ़ी मांगी अपने निरुपम से, तो कांग्रेस के जो नेता हैं जी संजय निरुपम से, तो वो खबर कहीं नहीं आती है। तो वो जो ये चीज़ें चल रही थी ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत साफ देख पा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये नोट्स रखने चाहिए। और 2014 में जी, जब दिल्ली की सत्ता बदल चुकी है, केंद्र की सत्ता बदल चुकी है और हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे खातों में 15 लाख रुपए आएंगे, जब ये सब देख रहे थे कि क्या क्या बातें हो रही थी और कैसे कैसे काम हो रहा है, और उसी के ठीक बाद इस किताब नंबर मैंने अभी 65 का जिक्र किया कि नागरिक हत्याएं शुरू होती हैं। और ये मैं दिखा देना चाहूँगा स्क्रीन पे, ये खंड 2 जो इसका है, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, और पुरस्कार वापसी की शुरुआत हुई थी बकायदा 2015 में इसी इंटॉलरेंस के नाम पे। जब हम देखते हैं कैसे एक सिलसिलेवार हत्याएं शुरू होती हैं, दाभोलकर,
पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, ये वो लोग थे जो जाहिर तौर पर सड़कों पर सांप्रदायिकता से लड़ रहे थे, अंधविश्वास से लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी थे जो सामान्य नागरिक थे। यहीं नोएडा से कुछ दूरी पर दादरी में अखलाक को मारा गया, और ये पहली बार था कि अखलाक की हत्या के लिए अखलाक को ही जिम्मेदार बताया गया कि अपनी मौत के लिए, अपनी हत्या के लिए जिम्मेदार है। वो ऐसी बात थी। दूसरा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो रोहित वेमुला वाला मामला आता है, जब हम देखते हैं कि कैसे यू टर्न हो जाती हैं चीज़ें, कैसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अगर हम दोषी पाए गए तो हम, एक मंत्री दावा करते हैं कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। और इन सब में सवाल केवल घटनाएं घटने का नहीं है, सत्ता का रवैया जो है उस पर क्या था। तो मुझे लगता है कि नोट्स अपने प्रिपेयर करने चाहिए, और देखता हूँ मैं कि उनके साथ कौन खड़ा है। तो मुझे इतने बड़े देश में राहुल गांधी हर जगह राहुल गांधी आपको नजर आते हैं। मुझे रोहित वेमुला के साथ खड़े नज़र आते हैं, जो ये हत्याएं हो रही हैं उनके साथ खड़े नज़र आते हैं, बोलते हुए नज़र आते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान जैसा समावेशी है उसमें वो यकीन दिखाते हैं कि हमें सबको रहना है। पर ये कितना, देखिए अगर अभी के राहुल गांधी को हम हटाते हैं थोड़ा सा, और दिलचस्प बात ये, आज 27 नवंबर है, मैं लगभग यही तारीख थी जब भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में पैदल चलने शामिल हुआ था। 1 साल आज हो गया, और आई बिलीव यही वो तारीख थी जब राहुल गांधी ने ये प्रेस को स्टेटमेंट दिया। मैं वहीं पे था, शायद 27-28 नवंबर की तारीख थी पिछले साल। जब एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल गांधी को इस यात्रा से क्या हासिल हो रहा है, और राहुल ने पलट के कहा, कौन राहुल गांधी? मैं बहुत पीछे छोड़ाया हूँ राहुल गांधी को। आपके दिमाग में राहुल गांधी है, मेरे दिमाग में कोई राहुल गांधी नहीं। तो अब ये राहुल गांधी जो है, इनको हम थोड़ा हटाते हैं। आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय राहुल बहुत आर्टिकुलेटेड नहीं थे, अपनी भाषा में आर्टिकुलेट नहीं कर पाते थे जिस तरह से अब बोलते हैं, बहुत आर्टिकुलेशन के साथ, सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ। राहुल उस समय एक तो हिंदी में उतना सहज नहीं थे, अंग्रेजी में ज़्यादा सहज थे। उस समय कितना मुश्किल था, और आप उस समय ये चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे थे जब ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि आर्टिकुलेशन का इशू था। ये एक मैं इसको कैसे कहूँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि किसी किसी विचार से कई बार आप अकेले होते हैं, लेकिन आपका उसमें यकीन होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गया जी, मैं राहुल गांधी से कभी नहीं मिला। मेरा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के किसी भी नेता से, जैसे हर पत्रकार का अपना एक तरीका होता है, तो मैं कभी उनकी, ना तो दोनों तरफ से मैं किसी की लिस्ट में, ना हेट लिस्ट में, ना लव लिस्ट में, किसी में कहीं तक नहीं था। मैं एक मैं एक पत्रकार हूँ, अपना न्यूज़ रूम में अपने काम कर रहा था। बहुत सारे लोगों की अभिरुचियाँ होती हैं। अभी आपने देखा कि जब मैं कंपनी को अपनी किताब के बारे में सूचित कर रहा था, तो उसी दौरान दिल्ली में एक जलसा हुआ था, दीपावली मिलन था। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग उसमें हाजिर थे। मैं एक, आपके यहाँ के संपादक भी गए तो होंगे, बहुत सारे लोग गए थे, और उनकी व्यक्तिगत उनका चुनाव है। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास भी उसका निमंत्रण था, और उस निमंत्रण में एक शब्द था, अहस्तांतरणीय, यानी ये निमंत्रण आपको दिया जा रहा है, आप ये किसी और को, लेकिन और ये निमंत्रण हमेशा आता था जब दीपावली मिलन होते थे। इसके पहले मान लीजिए दूसरी सरकारें होती थी, तब भी जो भी हैसियत रही हो उसमें भी सुविधा थी, लेकिन मैं आज तक ना तो कभी राहुल गांधी से मिला, ना चले भी जाते तो मुझे ये नहीं लगता है कि जिस तरह से माहौल अब होता है, नहीं, मैं केवल बैरिकेड लगी है और सेल्फी ली जा रही है, मैं केवल, हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मैं राहुल गांधी से कभी नहीं मिला जी। मेरा कांग्रेस के नेताओं से कभी कोई सरोकार नहीं रहा, क्योंकि पॉलिटिकल मेरी कभी कोई, तो ये किताब कांग्रेस से जुड़ी नहीं है, ये राहुल गांधी के बारे में है। आप ये कह रहे हैं एज एन इंडिविजुअल। मैं इसमें और थोड़ा सा जोड़ दूं जी, ये किताब राहुल गांधी की जीवन गाथा नहीं है, कोई इसको इसलिए ना पढ़े। इस किताब में राहुल गांधी के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में, उनके निजी एक्ट के बारे में एक शब्द नहीं है। ये किताब राहुल गांधी के संघर्ष के बारे में, ये किताब ये नहीं बताती कि राहुल गांधी का जन्म कहाँ हुआ, बहुत सारे जीवनी नहीं पढ़े, जीवनी नहीं, जीवन गाथा नहीं है। ये राहुल गांधी को लोकतंत्र का एक बताती है कि लोकतंत्र के
में विपक्ष की भूमिका क्या है। लोकतंत्र को अक्सर इससे 10 सालों में क्या बात हुई, अगर आप समझें कि सत्ता ने बताया कि सत्ता ही लोकतंत्र है। ये जो सत्तावाद है ये 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हर सरकार कहती हम ही हैं सब कुछ जी। विपक्ष तो है ही नहीं। जरा याद कीजिए, ये जिनकी सरकार है उनके 2 ही सांसद इस देश में थे, केवल 2। 1984 में। जी। हाँ, उसके 2 बाद सांसद उसके थे। पहले तक। हाँ। वो जो 2 सांसदों को अगर यही रवैया अपनाया गया होता कि सत्ता हम ही हैं, तो उनकी एक रैली ना हो पाती। नहीं, और मतलब 52 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, और उसके अलावा तो कोई था ही नहीं। नहीं, कैबिनेट में मंत्री बनाया गया उनको, पहले कैबिनेट में। जी जी। जी जी। पहले कैबिनेट में उनको अंबेडकर को बिल्कुल वैचारिक विरोधी होते हुए भी मंत्री बनाया गया था। आप ये समझें कि इस देश में लोकतंत्र की खूबसूरती थी कि आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। आप अगर देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित नेहरू के बारे में क्या कहा है, बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात है। निधन पे जो उनके निधन पर उनका भाषण है, वो भारत के बहुत चुने हुए अच्छे भाषणों में से, जिसमें वो बता रहे हैं कि नेहरू कौन थे और हमने क्या खोया है। ये आप विपक्ष और सत्ता के रिश्ते। नहीं, और अगर ये तो कांग्रेस अगर चाहती, यूपीए की सरकार 2 टर्म थी, तो नरेंद्र मोदी को भी खत्म किया जा सकता था ऐसे ही, मतलब अगर पॉलिटिकली खत्म ही करना होता तो। आप ये देखें केवल कि पिछले 10 सालों में सरकार ये मानती है कि विपक्ष की जरूरत नहीं है, इसलिए वो एक बहुत अशोभनीय बयान जारी करती है, कांग्रेस मुक्त भारत। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके मुझे हमेशा ये लगता था कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है। 2014 में और उसके बाद जब ये नागरिक मारे गए और तमाम जगहों पे बात हो रही थी, तो मैंने एक बड़ी चीज़ महसूस की कि सरकार कहीं ना कहीं हिंसा को संवैधानिक वैधता दे रही है। ये सबसे खतरनाक बात थी। और उस वक्त मैं एनडीटीवी में था, और जाहिर है मैं कहना चाहूँगा कि जिस मीडिया की और जिस आज़ादी की बात हो रही है, तो एनडीटीवी इस देश का तो थी वो जो है वो मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा जहाँ आज़ादी थी, तो वो एनडीटीवी है, जहाँ हम असहमत हो करके किसी भी न्यूज़ रूम में हमारे को ये नहीं होता था कि मैं असहमत हूँ तो मेरे लिए कोई ख़तरा है, या मैं अकेला पड़ गया हूँ। तो एनडीटीवी इस देश की मीडिया का एक दुर्लभ उदाहरण है। जिन लोगों ने वहाँ काम नहीं किया है, जो उनके बारे में इधर उधर की गप की बातें करते रहते हैं और व्हाट्सएप पर जिनको मिलता है, वो एनडीटीवी के बारे में आपसे बात नहीं कर पाएंगे। हम इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये किताब की जो बात आई ना, ये किताब मेरे मन में जब नागरिकों की हत्याओं का दौर शुरू हुआ और मैंने देखा कि सत्ता चुप है, इतना बड़ा विपक्ष है। मैं नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हम सबका आदर करते हैं, लेकिन ज़रा बताइए कि हम देखते हैं कि चुन चुन करके रवैया आता है। 20 करोड़ लोग हैं इस देश के, जिनको संविधान ने नागरिक बनाया है, जिनको गांधी ने नागरिक बनाया है, जिनको अंबेडकर ने, बाबा साहब ने नागरिक बनाया है। वो अपनी मर्जी से नागरिक नहीं बन गए कि मैं नागरिक बन गया। दूसरी एक बड़ी बात, हमने इतने साल लड़ाई लड़ी, तब हम आज़ाद हुए। आज़ाद होने का मतलब क्या है? आज़ाद होने का मतलब है मैं प्रजा से नागरिक बना। प्रजा का क्या अर्थ है? प्रजा का अर्थ है राजा की आज्ञा को जो माने वो प्रजा। प्रजा को सवाल करने की क्वेश्चनिंग नहीं है राजा और प्रजा के पैटर्न। अंबेडकर, संसद में अंबेडकर का एक बहुत, बाबा साहब का बड़ा प्रसिद्ध भाषण है, जहां वो कहते हैं कि हमें भक्त नहीं बनना है। बिल्कुल, नायक पूजा नहीं करनी है। संविधान सभा का अंतिम भाषण उनका। जी। हाँ। अब आप देखें कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जहां एक नायक बनता है और उस पर अगर कोई सवाल करता है तो वो देशद्रोही है। अच्छा, अंबेडकर उसमें कह रहे हैं एग्जैक्टली कि नायक पूजा तानाशाही का ही रास्ता है। मैं इसीलिए मैं तानाशाही की बात कर रहा हूँ। तो 2014 से मैंने देखा कि ये लोकतंत्र एक तरफ चल रहा है, एक तरफ हम लोग सत्ता को बताया जा रहा है कि दरअसल लोकतंत्र क्या है? सत्ता है, सत्ता का निर्वाह करना। आपको तब भी राहुल गांधी दिख रहे थे उसके खिलाफ खड़े हुए उस समय 2014 में, 15 में, 16 में। जी। और मैं एक बात जो मैंने कही, मैं दोबारा किताब में आपने मेंशन की है तारीखों के साथ, मैं देख रहा था। जी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं राहुल गांधी से कभी नहीं मिला। एक जो उनकी छवि लोक में थी
मुझे हमेशा लगता था कि उस छवि को एक, चूंकि मैं मीडिया में बनाया था, गढ़ा जा रहा तो वो गलत तरीके से उसको शामिल किया जा रहा था। न्यूज़ रूम में आप कह सकते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन जाहिर है आप वहाँ सारे फैसले न्यूज़ रूम में कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, भले ही वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। लेकिन मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे गए, वो अभी जैसा ट्विटर और व्हाट्सएप पर सब जगह फैलाया जा रहा है, तो मेरी पूरी यात्रा टीवी न्यूज़ रूम के साथ डिजिटल की रही। मैं मोटे तौर पर डिजिटल की जिम्मेदारियों में रहा। मैंने एक ही कोशिश की कि जो खबर मेरे पास से गुजरे, जो खबर हमारी वेबसाइट पर लगे, कभी भी कहीं भी उसमें सांप्रदायिकता किसी रूप में ना हो। एक मैं चीज़ अगर रोक सकता था तो मैंने रोका। और मेरी जो पूर्व कंपनी है, अगर कोई इसका अध्ययन करना चाहे तो मेरे छोड़ने और बाद के दिनों का और अभी आने वाले समय का एक देख सकते हैं, ऑब्जर्वर सब होते हैं, बहुत सब कुछ मैं नहीं रोक पाया, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता था कि खबर किसी रूप में सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना दे। तो आप इसको जैसे भी कहना चाहें, लेकिन मेरे मन में राहुल गांधी को लेकर कभी कोई दुविधा नहीं थी। ये बहुत सारे आलोचकों को ये बात आश्चर्य में डालती है और वो ये बात कहते हैं, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि दुष्प्रचार में इतनी बड़ी शक्ति है। जो ये आपके खिलाफ भी होगा अभी नौकरी नहीं हो गया, एक बयान आया है आपकी कंपनी का, मेरी कंपनी ने एक बयान जारी किया है। जीना सा पर्दा लगा के एक बयान आया है। तो आप देखें कि बड़े विरोधाभासी हैं। एक तरफ मेरे बारे में फैलाया जा रहा है कि मुझे निकाला गया, दूसरी तरफ कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किया कि मैंने इस्तीफा दिया। तो ये इस समय की सबसे बड़ी विचित्रता है, विडंबना है कि इस समय में एक जो भी व्यक्ति आवाज उठाएगा उसको कीमत सब बीजेपी हो गए, कंपनी से लेकर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर संगठन, संस्थान, मीडिया, क्योंकि सब वही प्रोपेगेंडा, एक तरफ इस्तीफा एक तरफ प्रोपेगेंडा। इस वक्त दुष्प्रचार, इस वक्त भारतीय मीडिया और राजनीति का केंद्रीय भाव, राष्ट्रीय कला है, राष्ट्रीय कला कह सकते हैं, राष्ट्रीय कला है। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जब आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो आप मारीच बन जाते हैं। तो ये मारीचों का समय है। इस बार जब नौकरी छोड़ी तो जिन डरों की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कह देना चाहूंगा कि बहुत सहज मानवीय बातें हैं यहाँ पे। हम किसी पत्रकार को या टीवी पे न्यूज़ शो देखते हुए बहुत इजीली कह देते हैं कि ये बिक गए हैं, ये ऐसे हो गए, वैसे हो गए, पर वो उतने ही मनुष्य हैं जितने हम और आप हैं। उनको भी भोजन चाहिए होता है, उनके भी बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना होता है, उनको भी दवा, इलाज, माता पिता, सबकी देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो नौकरी छोड़ देना अचानक से बहुत आसान नहीं है। और एक बड़ा सवाल ये है कि आप इधर से नौकरी छोड़ के उधर जा सकते हैं, वो इधर से नौकरी छोड़ेंगे तो उधर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कुछ गोदी मीडिया है। तो ये एक अलग है। तो अब फैसला जो है वो जब अचानक से हो गया तो अब आगे क्या? मुझसे ये सवाल बहुत सारे लोग, आप जैसे मित्र और सब लोग पूछ रहे हैं। हम पहली बार ही मिल रहे हैं जिंदगी में, लेकिन जैसे आपने पूछा, चिंता तो होगी ना दिमाग में। बिल्कुल। शायद इन्हीं सब चिंताओं में, ईएमआई में, बच्चों की फीस में, अपने जो आपके माता पिता होते हैं, आपकी उम्र बढ़ने के साथ वो बुजुर्ग होंगे, उनको ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होगी। इन्हीं सब सवालों में मीडिया 10 साल से चुप है। तो मुझे लगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि किताब न्यूज़ रूम का प्रायश्चित है, तो ये आधे अधूरे मन से नहीं होगा। जैसा मैंने शुरू में बताया, मैं हमारे सुनने देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि मेरी कंपनी ने मुझे सीधा प्रस्ताव दिया था कि आप किताब वापस ले लीजिए। वापस लेने का मतलब है आपने किताब आपके पास है, रखिए, उसको सार्वजनिक मत कीजिए और आप मज़े में अपना नौकरी करते रहिए, सारी चीज़ें करते रहिए, जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। आपने किताब लिख के गलती की, लेकिन अगर आप उसको नहीं लाओगे बाहर, हमें समस्या नहीं। पर अब तो और लोगों को भी परेशान किया जा रहा है आपकी किताब की वजह से, आपके सहयोगियों को परेशान किया जा रहा है ऑफिस में। जी, निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है, क्योंकि जो कीमत मुझे कभी लगा नहीं था मयंक जी कि किताब लिखना इतना खतरनाक काम है। राहुल गांधी पर किताब लिखना बहुत खतरनाक काम है। देखिए, लिखना खतरनाक काम है, लेकिन राहुल गांधी पर किताब लिखना इतना खतरनाक होगा कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई इमरजेंसी नहीं है, हमारे देश में कोई समस्या नहीं है, हमारे देश में फ्री और आज़ाद मीडिया है। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि ये कैसा आज़ाद मीडिया है जो आज एक किताब लिखने के कारण अपने संपादक को बेरोज़गार होने की स्थिति पे ले आता है। आप मुझे बताएं कि आज कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में मीडिया है जो मुझे नौकरी दे दे।
सारा जो मीडिया नोएडा का है, ऐसा नहीं है सब लोगों के मेरे पास संदेश आए, लेकिन वो निजी क्षमता में आए और उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, तो लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। ये तो एक पहलू हो गया, लेकिन दुखद ये है कि बहुत सारे लोग चुप हैं जिनको बोलना चाहिए। इतने लोग हैं, हज़ारों संख्या में नोएडा में न्यूज़ रूम है, कौन बोल रहा है? क्योंकि सब देख रहे हैं कि मेरा ट्विटर, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टा सब देखा जा रहा है। तो ये जो चुप्पी है, ये केवल मैं इसकी किसी कीमत नहीं सीनियर साथी चुकाऊंगा। ने जो अभी नौकरी में हो, कहीं संपादक के तौर पे रिट्वीट किया आपका किताब को? हाँ, नहीं नहीं किया। मेरे समर्थन में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन वो तो वही है जो नौकरी छोड़ चुके हैं हमारी आपकी तरह, जो मतलब। जो उनकी जो हमारी आपकी तरह नौकरी छोड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने मेरा समर्थन किया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, मेरा समर्थन करने कोई भी कथित मुख्य धारा का, ये वही संपादक हैं जो 2014 के पहले सरकार की धज्जियां उड़ा रहे होते थे रोज, और वो उसको लोकतंत्र कहते थे। ये सब लोग उसको लोकतंत्र कहते थे, जहां हम देखते थे कि प्रधानमंत्री के उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे उनके मीम बनाए जाते थे। बिल्कुल। आज किसी की न्यूज़ रूम में हिम्मत है कि उन पर कार्टून बना दे, उन पर कोई बात कर ले? तो ये एक मीडिया, कैसा मीडिया है जो एक आपके साथ सार्वजनिक रूप से आपसे बात करने से डर रहा है, आपका फ़ोन उठाने से डर रहा है? तो ये डर है। और जो एक बात और मैं आखिरी में कहना चाहूँगा कि जो सज़ा मुझे राहुल गांधी पर किताब लिखने की मिली, वो ठीक है, वो मेरा संकट है, मेरे परिवार का संकट है। लेकिन कुछ और साथियों को जिस तरह से नेटवर्क 18 में प्रताड़ित किया जा रहा है, आपकी किताब के कुछ लोगों के रीडिंग या केवल पढ़ के जो है, मतलब कुछ साथियों को पर ये संगीन इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस किताब का एक चैप्टर पढ़ा है। जो लोग हमको देख रहे हैं एक आपके यहाँ पीछे एक किताब रखी है 1984 ऑरवेल की, और मुझे वो किताब दरअसल एक चैप्टर पढ़ा है। वो पूरी किताब इसी बारे में है कि द बिग ब्रदर इज वॉचिंग, बिग ब्रदर इज वॉचिंग। तो आप देखें, हमें लगता था कि जॉर्ज ऑरवेल जो ये बातें कह रहे हैं पता नहीं कब कहाँ होंगी, लेकिन आप देखिए कि न्यूज़ रूम में दिल्ली में ये सब घट रहा है। और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि पत्रकार साथियों का जो समर्थन मिलना चाहिए था, वो समर्थन की जगह चुप्पी है, और वो इसको लोकतंत्र मानते हैं। बहुत दुख के साथ में ये बात कह रहा हूँ कि ज़्यादातर पत्रकार ये मानते हैं कि मुझे ये किताब नहीं लिखनी चाहिए थी। क्यों नहीं लिखनी चाहिए थी? क्योंकि ये तो राजनीति है। देखिए, हम फिर वहीं आ गए। यही कहानी राहुल गांधी की नहीं है? बिल्कुल यही कहा। ज़्यादातर साथी मानते थे, पार्टी के लोग मानते थे ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, साथ नहीं खड़े हुए, विपक्ष के लोग साथ नहीं खड़े हुए। ये आपकी और हमारी क्या ये किताब हमारी जो वैचारिक यात्रा है उसको राहुल गांधी की वैचारिक यात्रा के जरिए देखने की कोशिश भी है? अब पिछले कुछ सालों में मैं चाहूँगा इसका तो आप लोग सब पढ़ करके जवाब दें। लेकिन एक कह सकते हैं कि ये एक तरीके का मेरी ज़िंदगी में एक फुल सर्कल ऐसे हो सकता है कि जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ में आप उस व्यक्ति पर काम कर रहे हैं जो अकेला पढ़ रहा है। वही कह रहा हूँ, सही कहते हुए अकेले पड़ जाने का जो दुख है, भय नहीं, भय तो आप निकाल चुके हैं, भय निकाल चुके जो दुख है। और मैं तो वहीं पर आ गया हूँ जहाँ पर मेरे ही साथी मुझे कह रहे हैं कि काम तो अच्छा है लेकिन इसको करने की जरूरत है। तमाम लोग कांग्रेस छोड़कर गए यही कहते हुए। तो बिल्कुल बिल्कुल। और कि राहुल गांधी जो है वो और भाषणों को लेके बहुत सारे नेताओं ने पार्टी के अंदर ये बयान क्यों दे दिया, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, वो समझें और इस बात को लोगों को समझाएं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करें। कहना था प्रेमचंद। मैं इसमें एक आखिरी सवाल, और आप चाहे तो उसको एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी आज तो ठीक है जो है, भविष्य में आप इस किताब के लेखक के तौर पर राहुल गांधी को कैसे देखना चाहेंगे? जैसे कांग्रेस या उसके समर्थक चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, या एक वैचारिक यात्री के तौर पे अपनी यात्रा पे है दर्शन और विचार की, और उसको दरअसल जैसे गांधी थे उसको किसी पद से कोई मोह नहीं रह गया है, वो कांग्रेस पार्टी को या देश को, दोनों को ही एक रास्ते पर ले जाने की कोशिश में, जिसके साथ उसकी अपनी गांधी की वैचारिक यात्रा है, इवॉल्व लगातार कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं।
आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं और कैसे, क्या आपको लगता है भविष्य क्या होगा, क्या देखना चाहते हैं? मुझे राहुल गांधी में जो सबसे खास बात दिखती है और सबसे खूबसूरत बात दिखती है वो ये है अपने विचारों के प्रति दृढ़ता। मैं बहुत साफगोई से कहूँगा कि उसने मुझे भी इंस्पायर किया। मेरे पास भी तो विकल्प था, मैं अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को, अपने शुभचिंतकों को परेशानी में ना डालूं। मेरे जो साथी काम करते थे उन्होंने कहा कि अगर इस किताब को हम टाल लेते तो बहुत सारे लोगों के रोज़गार पर संकट नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ साथियों पर या कुछ दयाशंकरों पर संकट से ये देश कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, ये कीमती है। अब आपकी बात पर आता हूँ। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क है, ये सवाल मुझे कई लोग पूछ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ पिछले 10 सालों में कौन सा विपक्ष का नेता है जो सांप्रदायिकता से आंखों में आंखें डाल के बात करता है, जो ललकारता है आरएसएस की आरएसएस को राजनीति, हाँ, ये जो बिल्कुल। सीधे कहता है कि मैं आरएसएस से माफ़ी नहीं मांगूंगा, जो कहता है कि मैं सांप्रदायिकता से लड़ूंगा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये बेमिसाल यात्रा है। हिंदुस्तान की राजनीति में भारत जोड़ो जैसी कोई यात्रा हुई ही नहीं। आप याद कीजिए 90 के दशक में एक यात्रा हुई थी और उस देश ने उसकी क्या कीमत चुकाई है मैंग जी, क्या कीमत चुकाई है। खून से रंगी हुई जो है गलियां, हिंसा, नरेंद्र मोदी उसी की उपज है दरअसल। हिंसा, और आप देखें चारों तरफ भय का वातावरण। तो एक यात्रा वो थी और उस यात्रा का पहिया आपको याद होगा उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव जो हमारे लोकतंत्र के वरिष्ठ हस्ताक्षर हैं, आप देखें कि वो कैसे उन्होंने उस पहिए को थामा था। एक लंबा अंतराल है लालू जी की उस पहिए को थामने में लेकर के और भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के 20 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को बताया कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके सवाल को टाल नहीं देंगे। ये कैसा लोकतंत्र है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। और मैं एक बात से समाप्त करूंगा कि लोकतंत्र केवल सत्तावाद नहीं है। राहुल गांधी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि वो लोकतंत्र के नायक की भूमिका बहुत बखूबी निभा रहे हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि मैं उनको किस रूप में देखना चाहूँगा, मैं मानता हूँ कि ये इसकी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं राहुल गांधी को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूँ जो गांधी और नेहरू का वारिस है। वारिस इसलिए है क्योंकि गांधी और नेहरू क्या हैं, आप देखिए। नेहरू क्या कहते हैं कि फ्री प्रेस होना चाहिए, मुझसे सवाल पूछे वो प्रेस होना चाहिए। आप उनके वीडियोस देखें, उनकी किताबें पढ़ें तो मीडिया से बात करते हैं, देशी विदेशी सब लोगों से बात कर रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं। एंड प्रोबेबली राहुल गांधी इज द ओनली लीडर राइट नाउ, किसी पार्टी का बड़ा नेता जो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बाकी किसी पार्टी में इतनी प्रेस। अब लोगों को ये मुझसे शिकायत है कि इस पर किताब क्यों नहीं आई, उस पर किताब क्यों नहीं आई, राहुल गांधी पर किताब क्यों आई। मैंने कहा कि अब तो आप से मैं निवेदन करूंगा कि मैं तो पूर्णकालिक लेखक ही बचा, क्योंकि मुझे नौकरी मिलने की संभावनाएं मुझे लगता है हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस इस स्थिति में नहीं है भय के वातावरण में कि वो मुझे नौकरी दे पाएँ। तो मैं और भी किताबें लिखूंगा। जो कोई लोकतंत्र में अपना योगदान देगा, लोकतंत्र को समावेशी बनाएगा, सारे लोगों का लोकतंत्र बनाएगा, जो इस संविधान में कहा गया वो बताएगा, और जो हमें मदद करेगा कि कैसे फासिज्म से कैसे लड़ा जाए इससे, मैं हर उस व्यक्ति पर किताब लिखूंगा। और अब तो मेरे जीवन की एक दिशा हमेशा के लिए बदल गई है और मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि मैं भी कभी कंपनी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं इस मामले को अदालत में ले जाऊंगा। उन्होंने जो मेरा अधिकार मुझसे छीना, मेरे वेतन, मेरे आर्थिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया गया और सब प्रकार के मुझे कष्ट दे रहे हैं, मैं किसी चीज़ के लिए उनके सामने सरेंडर नहीं करूंगा। तो मैं, भले मेरे नाम के साथ गांधी नहीं लगा है, लेकिन मैं महात्मा गांधी, नेहरू और बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। जो कष्ट होगा देखा जाएगा। चौथी सदी में सुकरात को जहर का प्याला दिया जा रहा था। उसके बाद 1960 का दशक था
मार्टिन लूथर किंग को उनकी हत्या कर दी गई। फिर हमने अभी जिक्र किया नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी, कॉमरेड पानसरे, गौरी लंकेश का। जब भी इन सबको मारा जा रहा था, दरअसल गांधी को मारा जा रहा था। पर आप देखिए कितनी बार गांधी को मारा जाता है और गांधी लौट के वापस आ जाते हैं, अलग अलग फॉर्म है। कविता कुमार अंबुज की जो इस किताब के पेज 67 पे है, और कुमार अंबुज दरअसल इनडायरेक्टली फैसिज्म की बात कर रहे हैं। और इस कविता के आखिरी के हिस्से में वो कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता और सभी में गौरव भाव होगा। वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी ना होगा। कोशिश सिर्फ यह होगी कि किस तरह वो अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज्यादा संभव है कि वो आए और लंबे समय तक हमें पता ही ना चले उसका आना। ये कविता 1996 में लिखी गई थी, 2014 में ये हुआ और लंबे समय तक हमें उसका आना पता नहीं चला, बल्कि अभी भी कई लोगों को पता नहीं चल रहा है उसका आना। बिल्कुल, उसको फैसिज्म कहते हैं। फैसिज्म के 14 अर्ली वार्निंग साइन बताए जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण है। एक अतिशय राष्ट्रवाद, जिसको जिंगोइज्म कहते हैं, और दूसरा कंट्रोल्ड मीडिया, यानी कि मीडिया और प्रेस के संस्थानों पर नियंत्रण। और ये किए बिना फैसिज्म कभी आ नहीं सकता। फैसिज्म आसान भाषा में एक लाइन में, जब कैपिटलिज्म डिके में जाता है, कैपिटलिज्म इन डिके इज फैसिज्म, यानी कि जब पूंजी और पूंजीपति खतरे में होता है तो वो राष्ट्रवाद और धार्मिक अंधधर्मवाद का सहारा लेता है और सत्ता के साथ गठजोड़ कर लेता है, और यही जो है फांसीवाद कहलाता है। इटली से इसकी शुरुआत हुई थी। फांसीवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चेहरा जो है राहुल गांधी। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है, जिनको नहीं लगता है वो समय का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम भी कर रहे हैं कि हम सही साबित हो जाए। दयाशंकर मिश्रा जी ने उन पर किताब लिखी है राहुल गांधी के नाम से। इस किताब को लिखने की वजह से उनको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, गंवानी पड़ी। नेटवर्क 18 में जो है संपादक, बतौर संपादक कार्यरत थे। किताब का नाम है राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। कोई प्रकाशक नहीं मिला तो किताब खुद जो है पब्लिश करनी पड़ी है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल, वहाँ पर ई कॉमर्स के किताब उपलब्ध है। और मुझे लगता है निजी तौर पे मैं ये सलाह दूंगा कि किताब पढ़नी चाहिए, और उसके बाद आपको एक पाठक के तौर पे भी समीक्षा करनी चाहिए, और जो भी कमियां हैं वो बतानी चाहिए, जैसे मैं भी बताऊंगा, जाहिर सी बात है। पर फिलहाल ये किताब जिस तरह से लिखी गई है, उस मेहनत को समझने के लिए, और कैसे एक पत्रकार धीरे धीरे रिबेल में कन्वर्ट होता है अभी जैसे माहौल में, उसको समझने के लिए इस किताब को जरूर पढ़िए। भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर ये किताब स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ढूंढने में ऐसा रहेगी, स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस पे जाएंगे तो आपको किताब का लिंक दिखा देगा गूगल सर्च करके। तो अगली किताब के पहले हम लोग मिलते रहेंगे, जरूर मिलेंगे। पर बहुत बधाई इस किताब को लिखने के लिए। बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए माइंड की बात। माइंड की बात में फिर से मिलेंगे, थोड़ा सा दिमाग की बात सुनने, सोचने और बिना डरे बोलने के लिए।